Am I live? Okay. Yes, very good evening, everyone. Very good evening. All of you, welcome to your own channel. Yes, everybody was like asking me, sir, क्या हुआ 2 दिन से? I mean, like, sir, आप class नहीं ले रहे हैं and all those things. Yes, I know about this. Many people have approached me on Telegram. Yes, the reason is I was not well and uh, need to be hospitalized for a day and 1.5 day, and that's what entirely happened. So it is completely dehydration, and I was not at all well. So yes, back again, and गायब हो सर? हाँ, काश ये गायब हर किसी के साथ ना हो, यही मैं उम्मीद करूंगा. Right, I was not well, and that is why this all thing happened. Anyway, so yes, I was completely drained out, dehydrated, and I was given intravenous drips, और उसके बाद फिर क्लिनिक से यहाँ तक अभी आया हूँ. So yes, we are here again and we will be meeting now. So इसीलिए last two days, I think Thursday and Saturday, so your sessions were not there. जी, चलिए शुरुआत करते हैं. आज की क्लास में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस, एंड आई एम ट्राइंग टू कवर अप्रॉक्सिमेटली 35-40 क्वेश्चंस फॉर द फ्रॉम दिस पेपर. और इस पेपर में क्वेश्चंस अगेन बहुत अलग टाइप के हैं. अगर आप जैसे आप अगर पेपर का ट्रेंड देखें, राइट, सो 2020, 2021, 2018, 2019, ये सारा जो ट्रेंड है, अब जैसे से आप पीछे की तरफ जाएंगे, आपको बहुत सारे, पहली बात, 2 ट्रेंड बहुत समझ में आएगा. तो नंबर 1 ट्रेंड इज, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट की, प्लीज एक ट्रेंड नोटिस कीजिएगा. ये ट्रेंड ये है कि जैसे से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, राइट, रीसेंट ईयर्स के पेपर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक डिग्री ऑफ कॉमननेस आ रहा है. सो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पीछे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ रहे हैं. सो डिग्री ऑफ कॉमननेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. दूसरी बात आती है कि अगर हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया, सही से कर लिया, इनकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई, तो यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप चाहे इकोनॉमिक्स के बेस कोई भी पेपर दे रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, चाहे वो किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे किसी भी जगह पे, चाहे सीयू सेट का हो, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का हो, आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन इन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर से आता है. राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसकी वजह से होता क्या है, उनको हर बार पेपर नया लगता है. दैट इज वन ऑफ द पॉइंट. सो अभी जब हम करेंगे, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जो भी आपको अटपटा सा लग रहा है, यूनिक क्वेश्चन लग रहा है, वो कहीं ना कहीं पीछे आया हुआ है. राइट, तो चाहे वो सीपी बैकलर की थ्योरी हो, चाहे कार्ल सैक्स की थ्योरी हो, चाहे वो डिमांड थ्योरी, डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सप्लाई साइड ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, अभी जो 2021 में क्वेश्चन आया था, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीछे आए हुए हैं. तो इनको सही से अगर आप कर लेते हैं, कैप्टिवेट कर लेते हैं, तो कम समय में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिलती है. कम समय में आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी. कोई और मॉक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. जब तक आपका इसमें होल्ड बन गया, जब तक आपने इसको मास्टर कर लिया, आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे. चलिए शुरुआत करते हैं इसी नोटिस के साथ. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा, देखिए एक बार पढ़िए क्वेश्चन को. रिसेशनरी गैप मेजर्स. रिसेशनरी गैप, 2 तरह के गैप हमने पढ़े हैं. रिसेशनरी गैप, एक है इन्फ्लेशनरी गैप. सो इन्फ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप में फर्क क्या है कि इन्फ्लेशनरी गैप में एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा होता है. So in inflationary, actual aggregate demand is greater than aggregate demand at full employment level और effective demand. और यहाँ पे आ जाता है recessionary में क्या होगा, aggregate demand full जो है वो ज्यादा होगा aggregate demand actual से, यानी कि actual जो है वो कम है. तो अब एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं. ये गैप है, डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं इसको, राइट. सो amount by which autonomous spending is below to that needed to achieve a full employment equilibrium, amount by which aggregate spending exceeds to that needed. ये वाला जो है, this is basically your inflationary gap, राइट, और ये वाला आपका करेक्ट आंसर है. राइट, आगे वाला बकवास है, ये सब कोई आंसर के सब घुमाने के लिए दे रखा है. डिफरेंस इन द रियल आउटपुट बिटवीन द क्लासिकल मॉडल एंड द डिप्रेशन मॉडल, ये बकवास है, ये इसका कुछ भी लिंक नहीं है इसके साथ. एक्सटेंट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट, दिस इज अगेन नॉट रिक्वायर्ड. सो इट इज ए.
राइट, सो आई थिंक हिंदी में भी है, आप देख सकते हैं, द राइट आंसर विल बी ए। यस, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन कंट्री? मान लीजिए कि ये क्वेश्चन इस बार आता है, सो आप इसका आंसर क्या देंगे? बिकॉज पुराने पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक जो है या जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें आंसर दे रखा है 28, बट रिसेंटली 31 जनवरी 2020 को ब्रिटिक्स हुआ है। क्या हुआ है? हाँ, राइट, ये हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं ब्रिटिक्स की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? ब्रेसिक्ट, सॉरी ये स्पेलिंग गलत मैंने लिख दिया यहाँ पे। इज, आई थिंक यस, दिस वन, एक्स आई टी ना, एक्स आई टी, यस ये है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज बेसिकली अ ब्रेसिक्ट एग्रीमेंट। इसका मतलब है ब्रिटिश का एग्जिट हुआ है, ब्रिटिश का एग्जिट हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेसिक्ट एग्रीमेंट, और ये हुआ है जनवरी 2020 को। इसके बाद क्या हुआ है? यूके जो है वो 2020 के बाद अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा है। सो यूके इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूई, राइट, ईयू। सो अभी के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन में देर आर 27 कंट्रीज। नो, इट इज नॉट 26, इट इज नॉट 28, इट इज नॉट 25, इट इज 27 एज ऑफ नाउ। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएटिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, ल्यूथेनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमेनिया, स्लोवाकिया, सोल्वेनिया, स्पेन, एक और रहता है, एक और रहता है शायद स्वीडन, राइट। सो ये 27 कंट्रीज हैं इसके अंदर। यस, 27 देश है इसके अंदर। प्लीज को याद रखिएगा, ये कंट्रीज वो है जो यूरोपियन यूनियन में है, और यूरोपियन यूनियन से यूरोजोन अलग है। सो एक बार अगर आप इसको ध्यान से रखें तो यूरोपियन यूनियन से यूरोजोन अलग है। यूरोजोन वो देश हैं जिसमें 19 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे उनका सिर्फ यूरो चलता है। तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है यूरोपियन यूनियन में, क्या सभी का यूरोजोन चलता है? नहीं। इन यूरोजोन एक ऐसा जोन है जहां पे 19 कंट्रीज आर देयर जिन्होंने अपनी इंडिविजुअल करेंसी छोड़ दी है, और वो 19 कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ यूरो को मानती है। सो दे हैव सरेंडर देयर ओन इंटरनेशनल ओन लीगल टेंडर। सो यूरो यहाँ पे लीगल टेंडर है, और इन कंट्रीज का एक ही सेंट्रल बैंक है जिनका नाम है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ईसीबी, राइट। सो यस, दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन। अगर इस बार क्वेश्चन आता है तो उसका 27 कीजिएगा, दिस इज 27, राइट, ओके फाइन। चलिए, यस, आई थिंक आई विल बी ऑल्सो मेंशनिंग इट, कहीं लिखा होगा, ये भी आपने आप देख सकते हैं, ये रहा। यस, यूके लेफ्ट फॉलोइंग ब्रेक्सिट एग्रीमेंट ऑन 31 जनवरी 2020। मेरे ख्याल से मैंने सारा ही नाम लिया है, राइट। यस, स्वीडन मेरा लास्ट में छूट गया था, लास्ट मुझे याद आ गया। एनीवे, okay, identify the factors which are following, which are likely to pose risk to the India's external situation. So इसमें से कौन से वो factors हैं जो कि इंडिया का external economic situation को risk कर सकता है? यानी कि कहने का मतलब है कि इन किन 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 केसेस में ऐसा होगा, किन किन केसेस में ऐसा होगा कि इंडिया को ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द सिंपल, इसका डीकोड करके अगर हम मतलब निकालें तो, राइट। यूएस फेडरल रिजर्व मॉनेटरी टाइटनिंग एक्सपेक्टेड लेटर दिस ईयर। तो ये उस टाइम की बात है जब 2015 में दिस वाज द सिचुएशन जब यूएस रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक वाज बेसिकली फॉलोइंग अ टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अब टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? वहां पे मनी सप्लाई कम हो गया। वहां पे अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि यूएस इंटरनेशनल विल बी, इंटरेस्ट रेट विल बी ग्रेटर देन द फॉरेन और इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से क्या होगा? यूएस में ज्यादातर इनफ्लोज आ जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे देश के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ, बिकॉज हमारे देश से कैपिटल आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा। सारे के सारे जो पोटेंशियल या इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे देश से पैसा निकाल के यूएस में डालना शुरू कर देंगे। वाइबिलिटी ऑफ द यूरोजोन इन द इवेंट ऑफ द ग्रीक एग्जिट। नाउ इसको थोड़ा सोचिए
कि यूरोजोन से अगर ग्रीक बाहर निकल जाता है, ये एक ऐसा बहुत ऐसे क्वेश्चंस आजकल के डेट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने एक तरफ देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है, श्रीलंकन क्राइसिस क्या चल रही है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल होगा 2022 के पेपर में, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इस लेवल पे पूछ सकते हैं। यस जब वाइबिलिटी ऑफ द यूरोजोन इन द इवेंट ऑफ ग्रीक एग्जिट, जब ग्रीक आपको पता होगा कि ग्रीक क्राइसिस हुआ था 2015 में, जहां पर फ्रांस एंड जर्मनी ने ग्रीक को बचाया था। आईएमएफ ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया था कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे ग्रीक की, बिकॉज ग्रीक में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा था ग्रीस में कि वहां पे वो जो एक्चुअल कंडीशंस है उनको नहीं दिखा रहे, बहुत ज्यादा मतलब एग्जॉर्बिंट उन्होंने गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट किया है, और जिसकी वजह से उन्होंने अंदर अंदर मतलब सारी चीजें वो खत्म हो चुकी है, ऊपर ऊपर से वो दिखा रहे थे एंड दे वर स्टिल शोइंग ऑफ कि उनकी कंडीशंस बहुत अच्छी है, राइट। फाइनली इसलिए ग्रीक का बहुत मन था कि यूरोजोन में जाने का, और यूरोजोन में जाने से क्या होगा कि उसकी मतलब जो ईसीबी के साथ वो टाई अप हो जाएगा, उसकी वीक जो डॉलर वीक जो करेंसी है वो इसी यूरो के साथ मैप हो जाएगी। तो ये उसका सोचना था। हालांकि जर्मनी एंड फ्रांस ने भी उसको हेल्प किया, और अभी नाउ इट इज आउट ऑफ क्राइसिस। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जिसकी वजह से यूएस इंडिया का एक्सटर्नल क्राइसिस अगेन हो सकता है, बिकॉज जब ग्रीक बाहर निकल जाएगा तो यूरोजोन एक बहुत सॉलिड बन जाएगा। यूरो वैसे भी इंडिया डॉलर से भी हाई है इंडिया के लिए। सो ये एक और पॉइंट यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया के लिए एक्सटर्नल सिचुएशन पैदा कर सकता है। स्पाइक इन द ऑयल प्राइसेस, अगेन इंपोर्ट ज्यादा होंगे, जैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे हमारे इंपोर्ट्स बेसिक इंपोर्ट्स हैं, हम लोग ज्यादा इसमें आई थिंक हम लोग कटौती नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट द फ्यूल जो प्राइसेस हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही हमें फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हमें ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा, एक्सटर्नल क्राइसिस हमारे लिए वैसी हालत हो जाएगी। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, इन ऑल दीज थ्री थिंग्स जो अभी तक मैंने बताया, इन सभी में कहीं ना कहीं करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट पे फर्क पड़ रहा है, इसीलिए ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक सिचुएशन है। सेकंड पॉइंट आता है कि इन सभी में व्हाट इज इट, डॉलर आउटफ्लो हो रहा है, इंडिया से डॉलर बाहर जा रहा है। लास्ट वाला पढ़ते हैं, इंक्रीज इन द इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, अगर ये होता है तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए, देन दिस इज नॉट अ रिस्क, इट इज अ गुड थिंग। सो यहाँ पे ए बी सी दीज आर द ऑप्शन, ए बी सी, दिस शुड बी द आंसर, राइट। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, यूरोजोन में जैसे मैं बताया इसमें देर आर 19 कंट्रीज, राइट, इसका भी याद रखिएगा। यूरोजोन ऐसी जोन है जहां पे इट्स अ यूरो एरिया, राइट, जहां पे 19 मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के, और ये वो 19 कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे उन लोगों का सिर्फ एक ही व्हाट यू से, इट्स अ ऑप्टिमम करेंसी एरिया, राइट। रॉबर्ट मंडल, अब समझ में आ जाएगा कि ऑप्टिमम करेंसी एरिया यहाँ पे इन 19 मेंबर्स में है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिमम करेंसी क्या यूरोजोन है, यस, बट यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ ऑप्टिमम करेंसी एरिया। मेरी बात समझ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको, यूरो जोन is OCA, right? But European Union is not OCA, because यूरोपियन यूनियन में 27 स्टेट ऐसे हैं, 27 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। यूरोजोन में 19 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एक ही बैंक को फॉलो करती है, जो है ईसीबी, राइट। सो ये 19 कंट्रीज ऑप्टिमम करेंसी एरिया में आ जाता है। एनीवे, सो दिस इज व्हाट आई हैड टू से, एंड आई थिंक आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया नाउ एम्स एट टारगेटिंग, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। 2015 से पहले पहले, राइट, जब सीपीआई ये सब चीज शुरू हुआ था, मतलब डब्ल्यूपीआई हम मानते थे रघुराम राजन जी के डब्ल्यूपीआई के बाद, जब हट गया वो डब्ल्यूपीआई हट गया, तो सीपीआई को हम मानने शुरू हो गया। अब मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज बेसिकली सीपीआई टारगेट करता है, इसीलिए तब से ये शुरू हुआ है टॉलरेंस लेवल, राइट। क्या हुआ है, टॉलरेंस लेवल शुरू हुआ है, जहां पे आपके पास है 4% प्लस माइनस 2%, यानी कि इसका मतलब है अगर 4 से 2 माइनस करूंगा तो वो होगा 2, 2 से लेके 6% के बीच में जब तक इन्फ्लेशन रहेगा, यानी कि सीपीआई रहेगा, सो आरबीआई विल बी टेकिंग एन एकोमोडेटिव स्टैंस। क्या बोला, एकोमोडेटिव स्टैंस। इसका मतलब है कि आरबीआई अटैकिंगली कुछ नहीं करेगी, वो एकोमोडेट करने की कोशिश करेगी। जब इससे नीचे या इससे ऊपर जाएगी तो डिफेंसिव मोड में आ जाएगी वो,
दैट इज व्हाट वो जब उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। सो दिस इज आंसर। पहले था ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, एमएस को हम देखते थे, जब एमएस बढ़ेगा तो यहाँ पे फिशर इक्वेशन यूज होता था कि हाँ एमएस बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे डायरेक्टली पॉइंट के हिसाब से। बट अभी हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो 2015 से पहले पहले जितनी भी थीसिस होती थी, जितनी भी रिसर्च होती थी, उस सब में काम क्या होता था, हम लोग ज्यादातर यूज करते थे M3 M1 ऐसा ग्रोथ रेट, प्रॉक्सी यूज करने की कोशिश करते थे। बट अब सीपीआई इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, तो हम उसी को लेके चलते हैं। एनीवे, सो दिस इज द आंसर। आई थिंक बी विल बी द आंसर। यस, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है? मैच द फॉलोइंग ट्रेड साइकिल एंड प्रॉफिट। अच्छा, तो ट्रेड साइकिल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेड साइकिल, these are the trade cycle and these are the profits. Okay, by selecting the correct codes given below. रिसेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या होगा? डिप्रेशन में तो लो नेगेटिव, राइट? आई थिंक नेगेटिव होना चाहिए। चलिए, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं भी थोड़ा दिमाग लगाता हूँ इसमें। यस, आई थिंक रिसेशन में नेगेटिव होना चाहिए। रिसेशन में नेगेटिव होगा। बूम में इट शुड बी हाईएस्ट लेवल, रिकवरी में इट शुड बी पॉजिटिव एंड डिप्रेशन में इट शुड बी लो। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर रिसेशन में आपने नेगेटिव क्यों बोला? रिसेशन में आपने नेगेटिव क्यों बोला? आपने डिप्रेशन में लो क्यों बोला? एक क्वेश्चन ये आ सकता है दिमाग में, राइट और रॉन्ग? ये दिमाग में आ सकता है, क्योंकि बाकी बूम और रिकवरी में कोई दिक्कत नहीं है। रिसेशन में आप बोलेंगे कि लो हो जाएगा और डिप्रेशन में आप बोलेंगे कि नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन पहले देख लीजिए है कि नहीं है। बिल्कुल है जी, बी ऑप्शन है, और यहाँ पे एक सी ऑप्शन है जो कि मैं बता रहा हूं। नाउ इसमें एक पॉइंट है, रिसेशन में लो नहीं होगा, रिसेशन में नेगेटिव चला जाएगा, डिप्रेशन में लो जाएगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज डिप्रेशन में वैसे ही डिमांड कम है, राइट? रिसेशन में डिमांड कम हो रही है, स्लैकनेस इन द डिमांड है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट को भी नेगेटिव करके बेचने की कोशिश करते हैं। डिप्रेशन में क्या है? ऑलरेडी लो है, सभी को जानते हैं, सभी जानते हैं ये चीज। बिफोर पीपल एक्चुअली रियलाइज कि डिप्रेशन होने वाला है, तब तक वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी कम कर देते हैं। लेकिन जब एक बार डिप्रेशन में पहुंच गए तो उसके बाद लो है, बिकॉज डिमांड भी लो है, सप्लाई भी लो है, राइट? तो यहां पे ये पॉइंट आ जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट इट डाउन, दैट प्रॉफिट लेवल पे रिसेशन जब हो रहा है तो प्रॉफिट इज नेगेटिव, वेयर एज डिप्रेशन में इट इज लो, बिकॉज डिमांड इज ऑल्सो लो, सप्लाई इज ऑल्सो लो, राइट? तो दैट इज व्हाट द पॉइंट। आई विल गो अहेड विद दिस। बूम इट इज हाईएस्ट एंड रिकवरी इट इज पॉजिटिव, राइट? रिकवरी में आगे बढ़ रहे हैं तो इट इज पॉजिटिव, रिसेशन में इट इज दिस। ओके, सो आई थिंक दिस शुड बी सी ऑप्शन, राइट? यही दो खेल था इसके अंदर और बाकी तो कुछ नहीं है। आई थिंक यही प्रॉब्लम आएगा। यस, राइट। एक बात और इसमें देख सकते हैं आप कि जब आप बिजनेस साइकिल में जाते हैं, सो ऐसे करके भी देख लीजिए, तो ये वाला बूम पीरियड है, ये वाला रिसेशन में चल रहा है, ये वाला बेसिकली दिस इज द डिप्रेशन फेज एंड देन यू हैव द रिकवरी। सो जब रिसेशन चल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, तो इसलिए इसीलिए इसका मतलब जो है वो नेगेटिव प्रॉफिट में भी आ सकता है। आप इसको एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आई थिंक दिस शुड बी सी आंसर। ओके, इसका हिंदी वाला वर्जन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आंसर आएगा यस सी। A4 नेगेटिव, हाँ वही है, ठीक है। इन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कंजम्पशन इज रिलेटेड टू, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में कंजम्पशन, कंज्यूमर जो है वो अपने आसपास के लोगों से, जिनसे वो सोचता है कि ये उनके कंपटीशन में है, उनके साथ वो उनके उनके साथ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कीपिंग अप विद द जोनासेस, परस्पर पड़ोसियों के साथ रह, मतलब उनके उनके हिसाब से वो चलने की कोशिश करता है, राइट? सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो पीक पास्ट कंजम्पशन, मीडियन करेंट कंजम्पशन ऑफ द पीयर ग्रुप। सो ये पीयर ग्रुप का मतलब है, जैसे मेरे घर के आसपास शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, ये सब है, तो इनके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इनके पास अगर ये है तो मुझे भी ये होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए। दैट इज व्हाट द रिलेटिव कंजम्पशन इज। पीक पास्ट कंजम्पशन, जो मैं पहले कंजम्पशन करता था उसी लेवल में मुझे जाना, हम तो पहले भी ऐसे करते थे। तो एक बात याद रखिएगा कि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के हिसाब से यही एकमात्र ऐसा थ्योरी है जो ये बोलता है कि कंजम्पशन इज इरिवर्सिबल, कंजम्पशन रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इट इज इरिवर्सिबल, राइट? क्योंकि बिकॉज ऑफ रैचेट इफेक्ट। रैचेट इफेक्ट का मतलब कि एक बार आपका अगर इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन स्लो स्पीड में, लेकिन जैसे ही इनकम कम होती है कंजम्पशन झट से नीचे नहीं गिरती है, बिकॉज ऑफ रैचेट इफेक्ट।
राइट। सो यहाँ पे ये दोनों के दोनों ही आंसर हैं, दैट इज ए एंड बी, बोथ ऑफ देम आर आंसर्स। एंड मीडियन करंट इनकम, क्योंकि हर किसी की इनकम हमें नहीं पता होती, तो शर्मा जी की अलग हो सकती है, गुप्ता जी की अलग हो सकती है, बंसल जी की अलग हो सकती है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी रिलेटिव इनकम किस इनकम ग्रुप में है, हाँ, लाख से 1.5 लाख या 3 लाख से 4 लाख के बीच में इनकी सैलरी है, तो इनकी वजह से मैच करना है, दैट इज व्हाट द पॉइंट। सो दिस इज द आंसर, डी शुड बी द आंसर, आई थिंक, यस। मॉनेटरी एक्सपेंशन कैन स्टिल बी इफेक्टिव, देखिए लिक्विडिटी ट्रैप के साथ अगर हम बात करें, लिक्विडिटी ट्रैप में ऐसी हालत हो जाती है, एलएम इज हॉरिजॉन्टल, राइट, और मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस इज इन्फिनिटली इलास्टिक। अब यहां पे जब हम देखते हैं कि आईएस कर्व इज ओनली फुल्ली इफेक्टिव, जो भी है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही निकाल सकती है। यही पॉइंट है जो कि केन्स ने क्लासिकल के मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात की थी। केन्स ने कहा था कि क्लासिकल्स के पास एक ऐसा ट्रैप है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते। क्लासिकल सिस्टम ने बोला था कि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज कर दीजिए, बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम रहती है। सो अगर इवन इफ वी इंक्रीज द मनी सप्लाई, तो आई विल बी फर्दर रिड्यूसिंग, और जिसकी वजह से और ज्यादा मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आर इज ऑलरेडी एट मिनिमम लेवल। अगर इस जगह पे एक तरीका है जिससे केन्स की भी बात हम मान लेंगे और क्लासिकल की बात मान सकते हैं, मॉनेटरी एक्सपेंशन के साथ साथ अगर हम केन्स की बात को माने, केन्स की रिकमेंडेशन को माने, दैट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करने से क्या होगा, आपका जी भी बढ़ेगा और टैक्सेस कम होंगे, एंड पीपल विल मूव आउट ऑफ द लिक्विडिटी ट्रैप, द सिस्टम विल मूव आउट ऑफ द लिक्विडिटी ट्रैप। सो इट इज मॉनेटरी एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, राइट। तो दिस शुड बी द आंसर, डी इज द आंसर इन दिस केस। कॉन्ट्रैक्शन ही करेंगे तो सिस्टम और पीछे चले जाएगा, वाई पीछे चला जाएगा। लीनियर कंजम्पशन कर्व, ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। सो शॉर्ट रन में इट इज एपीसी इज ग्रेटर देन MPC एंड APC इज इक्वल टू MPC, इसीलिए शॉर्ट रन में जो आपका कंजम्पशन कर्व है वो ऐसा जाता है, वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है इसके अंदर, और लॉन्ग रन में जो है वो ऐसा होता है। तो ये है C इज इक्वल टू C बार प्लस स्मॉल c वाई, ये है C इज इक्वल टू स्मॉल c वाई, जो कि कजनेट ने बताया था। कजनेट ने बोला कि स्मॉल c की वैल्यू जो है वो 0.9 है, राइट। ड्यूसेनबेरी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, रैंडम वॉक, सभी ने यही बात किया कि ये वाला जो है ये लॉन्ग रन का है। सो इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, प्लीज याद रखिएगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो हो जाएगा तो फिर कुछ और ही फिगर बन जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर, इट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, इट इज कांस्टेंट, राइट। आई थिंक सी इज द आंसर, यस। According to the Keynes, again very good question, very good question. According to Keynes, the aggregate supply curve in during depression is horizontal, it is horizontal. एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसा हो जाता है, क्यों? बिकॉज इस जगह पे क्या है, प्राइसेस इतनी ही रहेंगी, आप चाहे जितने भी सामान बेच लीजिए। दिस इज व्हाट, हाउ क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे यही एग्रीगेट सप्लाई कर्व था हमारे पास। प्राइसेस कम थे, जितना भी चाहे खरीद लीजिए, राइट। सो एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से एज पर केन्स, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्यूरिंग डिप्रेशन, मैंने यहाँ पे कहीं शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात नहीं की है। इन द लॉन्ग रन व्हेन वी आर इन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो फुल एम्प्लॉयमेंट ये वाला है, इसलिए प्राइसेस आपका फ्लक्चुएट हो जाएगा, प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये केन्स ने भी माना। क्लासिकल्स के साथ केन्स ने सिर्फ लॉन्ग रन में माना है। ऐसा मत समझना कि क्लासिकल और केन्स बिल्कुल अलग अलग है, नहीं। क्लासिकल्स ने हमेशा लॉन्ग रन की बात की है, केन्स ने हमेशा शॉर्ट रन की बात की है। उन्होंने कहा, केन्स ने कहा कि लॉन्ग रन में क्लासिकल का जो मॉडल है उससे बढ़िया मॉडल नहीं है, लेकिन शॉर्ट रन में ये मॉडल नहीं चल सकता, दैट इज व्हाट द पॉइंट। इसलिए शॉर्ट रन में भी इट इज लाइक दिस, प्राइसेस आर फिक्स्ड, सो इट इज हॉरिजॉन्टल, इट्स नॉट टिल टुवर्ड्स डाउनवर्ड टू द राइट और टिल अपवर्ड, नहीं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और, एक नेक्स्ट पॉइंट और बता देता हूं। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता, अकॉर्डिंग टू केन्स इन कंप्लीट केन्शियन मॉडल, अगर ये आता कंप्लीट केन्शियन मॉडल और ये ड्यूरिंग डिप्रेशन वगैरह नहीं होता, तो इस जगह पे इसका आंसर होता एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज टिल टुवर्ड्स राइट, ऐसा होगा एग्रीगेट सप्लाई। कंप्लीट केन्शियन मॉडल एक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है, जहां पे 9 इक्वेशन से हम ये चीज निकालते हैं, जहां पे 4 मार्केट होते हैं, बॉन्ड, लेबर, गुड, मनी, राइट। तो बॉन्ड मार्केट को हमने यहाँ पे उसको व्हाट यू से, बॉन्ड मार्केट को हमने साइलेंट रखा हुआ है, राइट।
उसको हमने मान लिया है बिकॉज ऑफ द जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। अगर चार मार्केट हैं, चार में से n-1 पे फोकस कीजिए, चौथा वाला जो है वो अपने आप ही इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट। सो इन दिस केस कंप्लीट केशियन मॉडल वी हैव द एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। एंड शॉर्ट रन में अगर बात करेंगे तो इट विल बी अगेन हॉरिजॉन्टल, डिप्रेशन में बात करेंगे इट विल बी अगेन हॉरिजॉन्टल, लॉन्ग रन में इट इज वर्टिकल। Identify the transfer payment in the following and answer the codes below। ठीक है, एनुअल ट्रांसफर पेमेंट चाहिए हमें। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। एनुअल इंक्रीमेंट इन सैलरी, नो इट इज नॉट। पेमेंट ऑफ द बोनस टू द एम्प्लॉइज, दिस इज डेफिनेटली यस, राइट। पेंशन पेमेंट, पेंशन पेमेंट, पेंशन पेमेंट इज डेफिनेटली यस, राइट। नहीं, एक सेकेंड, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सो इट इज नॉट पेमेंट। देखो मैं अटक गया यहाँ पे। पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से तीन चीजें निकलती हैं, अनक्लेम डिविडेंड या अनडिवाइडेड प्रॉफिट। बोनस इज वन ऑफ देम, रॉयल्टी वगैरह वगैरह। तो वो सारा सारा ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, राइट। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेट, यस, इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमने पैसा उधार ले रखा है उसी पे इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है। उस पब्लिक डेट से जिस साल हमने लिया था उस साल काम हो रहा है, लेकिन इस साल उसके ऊपर सिर्फ हमें इंटरेस्ट पेमेंट देना है। इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग टू द जीडीपी। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, और भी है क्या? अच्छा, कोड है। पेंशन पेमेंट, पेंशन पेमेंट इज डेफिनेटली ट्रांसफर पेमेंट विदाउट डूइंग एनीथिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ द करंट ईयर। ये पेमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट करती है, तो इट इज सी एंड डी। तो इसलिए दिस शुड बी द आंसर, आई थिंक यस, सी एंड डी। ओके, लेट्स सी द आंसर। यस, इट इज ए। नेक्स्ट, टेक्निकल प्रोग्रेस इज सेड टू बी हिग्स कैपिटल इंटेंसिव। हिग्स कैपिटल इंटेंसिव, थोड़ा सोचिए। यहां पे हमेशा इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे भी है। हिग्स का कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव वर्ड का मतलब क्या? कैपिटल इंटेंसिव हो, चाहे वो लेबर सेविंग हो हाँ, कैपिटल सेविंग हो, लेबर सेविंग हो, कैपिटल ऑगमेंटिंग हो, कैपिटल डीपनिंग हो, ये सारा का सारा एक तरफ से मतलब एक है, राइट। देयर आर डिफरेंसेस, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द नगेट ऑफ इट, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा। डिटेल में जाना है तो आप इंस्टेंट इकोनॉमिक्स एक सेगमेंट मैंने किया था वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने कैपिटल इंटेंसिव, ऑगमेंटिंग, डीपनिंग, ये सारी बात मैंने वहां पे किया है। सो हिग्स के केस में जब हम कैपिटल इंटेंसिव की बात कर रहे हैं, राइट, कैपिटल इंटेंसिव की बात कर रहे हैं, तो इन दिस केस इट इज इफ द कांस्टेंट कैपिटल लेबर रेशियो इज कांस्टेंट, राइट। सो इट इज कैपिटल आउटपुट लेबर रेशियो इज कांस्टेंट। कांस्टेंट में अगर आर बाय डब्ल्यू ये फॉल करता है तो कैपिटल सेविंग है। आर बाय डब्ल्यू इफ इट राइजेस इट मींस द लेबर सेविंग। सो लेबर सेविंग का मतलब है कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है यस। सो दिस विल बी द सिचुएशन व्हेन रेशियो इट इंक्रीजेस, ratio it increases, एक second, it increases MRTS LK, so this is MPL upon MPK, this is basically MPK, MPK is rising। तो अगर एक सेकेंड LK है ना, तो यहाँ पे ये राइज करेगा, ये फॉल करेगा। सो दिस इज सिचुएशन व्हेन इट डिक्रीजेस, तो दिस इज द पॉइंट। वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे। सबसे पहले तीन चीजें समझ लीजिए। हिग्स का मतलब है, हिग्स का मतलब है, जब हम हिग्स की बात करते हैं तो इट इज के बाय एल कांस्टेंट होता है, राइट। के बाय एल कांस्टेंट है। जब हम हैरड की बात करें, सो हैरड के केस में कैपिटल आउटपुट रेशियो इज कांस्टेंट, राइट। मैं एक काम करता हूं, मैंने आई थिंक मैंने एक स्लाइड इसमें ऐड किया होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई थिंक यस 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 यस, ये देखिए। आई एम रियली सॉरी फॉर द, इसका हालत देख के आप थोड़ा सा डर रहे होंगे, टेंशन मत लो। पहले एक बार देख लीजिए इसका क्या है। मैं पूरे स्लाइड में ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूं, राइट, और पर्पल कलर का यूज करता हूं। ये वाला जो है ये हैरड है, राइट, और इस साइड में ये है हिग्स, राइट। यहां पे मैंने लिखा है सुपीरियर एंड इंफीरियर। इसका मतलब ये है कि हैरड जो है वो सुपीरियर वर्जन है और हिग्स जो है वो इंफीरियर वर्जन है। यहां पे मैंने नेचर ऑफ टेक्निकल चेंज लिखा हुआ है। हिग्स यहाँ पे है, हिग्स क्या बोलता है? कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट है। यहाँ पे मैंने हैरड लिखा है जो कि डायनामिक नेचर का है, बिकॉज कैपिटल आउटपुट रेशियो इसका कांस्टेंट है। ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। अब हैरड क्या कहता है कि अगर हम लेबर सेविंग की बात करें, सबसे पहले ये पॉइंट याद रखिएगा, लेबर सेव करने का मतलब है
कि आप लेबर को सेव कर रहे हो, दैट इज समहाउ राइट, डोंट गेट इनटू एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ इट। सो लेबर सेविंग मतलब लेबर कम यूज हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव, राइट। मुझे पता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दूंगा, अगर डेफिनेशन के हिसाब से मैं जाऊंगा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझने की कोशिश कीजिए। लेबर सेविंग का मतलब है कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि लेबर कम यूज कर रहे हैं, कैपिटल ज्यादा यूज कर रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब आप समझ लीजिए कैपिटल ऑगमेंटिंग, हालांकि इन दोनों का मतलब बहुत अलग है, कैपिटल ऑगमेंटिंग और मैं एक तरफ से कह सकता हूं कैपिटल डीपनिंग, राइट। सभी में फर्क क्या है? कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ज्यादा कैपिटल यूज करना लेबर के हिसाब से, बिल्कुल लेबर जीरो नहीं कर रहे, कैपिटल ज्यादा है लेबर के मुताबिक। कैपिटल ऑगमेंटिंग का मतलब क्या है? या तो हम कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ रही है हमारे वहां पे, सो दैट इज व्हाट, कि अगर मान लीजिए कैपिटल को अगर मैं 2% से इंक्रीज करता हूं तो आउटपुट मान लीजिए मेरा 4% से इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। अब यहां पे ये पॉइंट है कि मैं अगर कैपिटल को 2% से इंक्रीज नहीं करता हूं और टेक्नोलॉजिकल चेंज लेके आता हूं तो भी मेरा आउटपुट जो है 4% से बढ़ता है। तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग फिजिकल कैपिटल आई कैन यूज टेक्निकल इंक्रीमेंट ऑफ कैपिटल, उसको हम कहते हैं कैपिटल ऑगमेंटिंग, राइट, दैट इज व्हाट द पॉइंट। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यहां पे क्वेश्चन में जो लिखा है वो है MRTSLK। MRTSLK का मतलब है MPL अपॉन MPK। डेफिनेशन किस हिसाब से है? हिग्स की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इट इज MPK अपॉन MPL। MPK अपॉन MPL, इसका मतलब क्या हुआ कि जब MPK अपॉन MPL, ये बेसिकली लेबर सेविंग की बात है, तो K इसमें इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा, इसका मतलब है दिस शुड एक्चुअली फॉल। अगर आप उल्टा सोच के चलोगे तो आपका आंसर इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज मैं हमेशा आई ऑलवेज गो फॉर लाइक दिस कि यहाँ पे K है, यहाँ पे L है, और आइसोकॉन का जो स्लोप है दैट इज MRTSLK, राइट। इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने MRTSLK दे रखा है, पूरा साफ साफ लास्ट तक लिखा हुआ है। सो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। Anybody who would like to like me to discuss this more, I can discuss this, but don't worry। एक बार अगर हो सके तो आप एक बार इंस्टेंट इकोनॉमिक्स का एक सेगमेंट मैंने किया था, उसमें ये पूरा का पूरा डेलिबरेटली पूरा डेलिबरेट किया हुआ है मैंने, एक बार देख लीजिएगा आप, राइट। नहीं तो फिर अगले सेशन में मुझे इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा सर ये वाला स्लाइड हमें समझ नहीं आया, आई कैन एक्सप्लेन दैट टुमारो, राइट। टुमारो वैसे भी 9 बजे हम मिल रहे हैं, तो कल हम ये डिस्कस कर लेंगे। बट एक बार आप इंस्टेंट इकोनॉमिक्स वाला देख लेना, वहां पे सारा सारा बताया हुआ है कि न्यूट्रल टेक्निकल कौन सा है, सोलो का कौन सा है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, सर सोलो लेबर है कि कैपिटल है? सोलो कैपिटल है, सोलो न्यूट्रल कैपिटल ऑगमेंटिंग, हैरेड न्यूट्रल लेबर ऑगमेंटिंग, हिक्स न्यूट्रल इज बेसिकली बोथ ऑफ देम, राइट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। In the theory of investment decision, the most appropriate rate of return in which is the one which makes the net present value maximum, no, gross present value maximum nahi, net present value is equal to zero, is equal to zero, net present value is equal to zero. Theory of investment, the rate of return, yes, it is the NPV will be zero, net return is theory of the most appropriate rate of return, internal rate of return discounting करके NPV should be zero, so that is cost minus benefit is equal to करके zero आ जाएगा। Yes, this should be the answer C. Good question again. Correct statement of Cobb Douglas Cobweb model. Cobweb model में we have the supply with a lag, right? तो ये supply जो है supply with a lag will be A plus B PT minus 1, और जो डिमांड होगा पहले वाले के साथ, तो पहले डिमांड जो है दैट विल बी माइनस आएगा पहले यहाँ पे, तो C माइनस डी PT। सो द पॉइंट इज पहले डिमांड रिस्पॉन्ड करेगा इस टाइम पीरियड के लिए, इसके मैं ऐसे लिख देता हूं, तो दैट इज बेसिकली डिमांड इज इक्वल टू, सपोज ये चल रहा है अप्रैल का महीना, अप्रैल 2020 इज इक्वल टू C माइनस डी प्राइस अप्रैल 2020, राइट। नाउ ये डिमांड जैसे रिस्पॉन्ड होगा, पहले डिमांड बढ़ता है, पहले सप्लाई नहीं, पहले डिमांड बढ़ेगा, राइट। और यहां पे सप्लाई की जो बात है, सप्लाई इस टाइम का लास्ट ईयर के हिसाब से हो रहा है, लास्ट टाइम पीरियड में जो प्राइसेस है उसके हिसाब से चलेंगे।
So it is supply in April 2020 is equal to A plus B of March 2020. ये चलेगा ऐसे करके, राइट। सो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि सप्लाई और डिमांड के बीच में अगर हम जाएं तो डिमांड जो है इस टाइम के प्राइसेस को रिस्पॉन्ड करें, बिकॉज आज की डेट के प्राइसेस क्या है हम उस हिसाब से डिमांड करेंगे, और सप्लाई जो है वो पीछे का हिसाब से चलेगा कि कल लास्ट टाइम इतना हुआ था, बिकॉज अभी प्रोडक्शन येट टू हैपन। प्राइसेस इज अ सिग्नल, प्राइस जो है वो सिग्नल है, वो प्राइस अगर बढ़ेगा तो उस बढ़ी हुई प्राइस को देख के लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से सप्लायर जो है डिसीजन लेंगे वेदर टू हायर न्यू लेबर और नॉट। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लेबर हायर किया जाएगा, अगर प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं तो लेबर फायर कर दिया जाएगा। दैट इज व्हाई एज पर कॉबवेब मॉडल दिस इज पी टी -1 और पी। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, बोथ ऑफ देम आर नेचुरल कर्व्स, राइट। तो सप्लाई इज पॉजिटिव, डिमांड इज पॉजिटिव नहीं हो सकता, डिमांड इज नॉट पॉजिटिव, डिमांड शुड बी नेगेटिव, सो आंसर शुड बी बी, राइट। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। सो A0 B0 PT ये ठीक है, PT और T गलत हो गया। अगर ये ऐसा होता सप्लाई ऑफ T-1 इज इक्वल टू A0 प्लस B0 PT -2 तब भी हो जाता, बिकॉज ये इससे एक लैग चलेगा, राइट। सो अगर ये यहाँ पे T है तो यहाँ पे A0 प्लस B0 PT -1 होना चाहिए, राइट, 1 का लैग चलेगा। और ये वाला डिमांड इज PT, ये माइनस नहीं हो सकता, इट इज पॉजिटिव, ये वाला सही है, तो B इज द आंसर इन दिस केस, राइट। लेट मी चेक इट आउट, यस इट्स अ B। इसी से हम स्टेबिलिटी को भी कर सकते हैं। एडवर्स सिलेक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ, एडवर्स सिलेक्शन किस लिए होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द एडवर्स मतलब वर्स, सिलेक्शन का मतलब गलत चॉइस ले लिया, राइट। तो गलत चॉइस ले लिया इसका मतलब क्या हुआ कि क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, राइट। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मींस सेलर के पास ज्यादा होगा, बायर के पास कम होगा, सो इट इज बेसिकली एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन और भी आया था कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जीरो इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, डेफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं, एक के पास ज्यादा एक के पास कम। शैडो प्राइसिंग, शैडो प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, शैडो प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट दिया था जिम टिम्बर्जन ने, राइट, टिम्बर्जन ने 1950-53 में दिया था कहीं। और इसके हिसाब से शैडो प्राइसिंग क्या है, शैडो प्राइसिंग सूडो प्राइसिंग, राइट, और इसको हम वहां पे यूज करते हैं जो कि किसी चीज की वैल्यू से है। सो सपोज सम काइंड ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट, इंप्यूटेड वैल्यू जिसकी मार्केट प्राइस नहीं है, तो ये हम लोग नॉर्मली इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं जिसका जिसमें मार्केट नहीं है। सो देयर माइट बी अ सिचुएशन जहां पे कंप्लीट मार्केट फेलियर हो रहा है। नाउ द मोमेंट आई से कंप्लीट मार्केट फेलियर, इसका मतलब है कि मार्केट है ही नहीं। अगर मैं पार्शियल की बात करूं, पार्शियल मार्केट फेलियर मतलब मार्केट तो है लेकिन समहाउ प्राइसेस आर नॉट करेक्ट। तो शैडो प्राइसिंग इज बेसिकली such situation where we have the partial market failure. So it includes imputed cost, because imputed cost का मतलब है वो cost जो कि मैंने खर्चा तो कर लिया लेकिन I have not paid it explicitly, मैंने अपने पॉकेट से निकाल के किसी को नहीं दिया है। For example, suppose if I teach my son or if I take out some money out of my own business like a drawing kind of thing, तो वो मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स अ इम्प्यूटेड कॉस्ट। हालांकि अगर अकाउंट्स वाले सुनेंगे तो वो बोलेंगे सर कि पूरा का पूरा गलत कॉन्सेप्ट समझा दिया, बिकॉज इन केस ऑफ अकाउंटेंसी इट इज अ सोल प्रोप्राइटर एंड अ लीगल एंटिटी, राइट। तो उस तरह से मत सोचिए मेरे घर में एक गाड़ी है जिस गाड़ी को मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, तो दैट कैन बी इम्प्यूटेड कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि मैं अपने बच्चे को बढ़ा रहा हूं तो वो मेरा इम्प्यूटेड कॉस्ट है। क्यों इम्प्यूटेड कॉस्ट है, बिकॉज मैं किसी को पैसे नहीं दे रहा हूं, जो टाइम मैंने अपने बेटे को पढ़ाने में लगाया वो टाइम मैं कुछ और कर सकता था, आई कुड हैव अर्नड अ मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी, सो दैट बिकम्स माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड्स इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट आल्सो। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही अमाउंट यहाँ पे आएंगे, तो इट इंक्लूड्स बोथ ऑफ देम। एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं कि सपोज ये ट्री का दाम कितना है, एक ट्री है उसका दाम कितना है। सो ऐसा थोड़ा ना है कि मार्केट जहां पे आपको ट्री बेचा जा रहा है खरीदा जा रहा है, वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ मार्केट।
या मान लीजिए अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं वो मंथली कितना वुड कंज्यूम करते हैं फॉर द फूड कुकिंग के लिए, तो इस जगह पे कैसे कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द पॉइंट. So answer will be both A and B. Both of them are included. Walrus general equilibrium model, it uses a system of the simultaneous linear equation. अभी देखो हमने जो वाला किया, that is st is equal to a0 plus b0 pt minus 1 and dt is equal to c0 minus d0 pt. ये वाला क्या है, सबकी सबकी जो वैल्यू है that is 1, right? So it is the system of linear simultaneous linear equation. और इनको हमें क्या करना पड़ता है, we have to convert them into reduced format. इनको रिड्यूस फॉर्मेट में करना पड़ेगा. रिड्यूस फॉर्मेट में करके वी कैन यूज द डिफरेंट मैकेनिज्म, लाइक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ओवर है, अंडर है, जस्ट है, और उसके बाद हम इसको रिड्यूस फॉर्मेट में करके वी कैन सॉल्व इट फर्दर. इट इज सी बी. Which of the following is an inferior good? Inferior good is basically kerosene. कुकिंग गैस बेसिक कमोडिटी में आ जाता है. प्लीज डोंट से कि केरोसिन जो है सर बेसिक कमोडिटी है. जैसे ही आपने इसको बेसिक गुड बोला, इसका मतलब है आप एक इनकम पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं. अच्छा, जिसकी इनकम मान लीजिए 10,000 रुपए से कम है, उसके लिए ये बेसिक कमोडिटी हो गया, उसके लिए नॉर्मल बेसिक कमोडिटी हो गया. जैसे ही उस इंसान की इनकम मान लीजिए 50,000 है, हो जाती है, तो वो केरोसिन उसके लिए इंफीरियर गुड हो जाएगा. राइट, दैट इज व्हाट द पॉइंट. सो इंफीरियर गुड हमेशा किसी ना किसी इनकम रेंज के साथ हम उसको देखते हैं. कुकिंग गैस चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, अभी रिसेंटली पाइप गैस लाइंस आई हैं, लेकिन पहले तो कुकिंग गैस ही था, राइट? तो बड़े बड़े लोगों के घर पे भी कुकिंग गैस ही चलता था. तो इट इज नॉट अ इंफीरियर गुड. इलेक्ट्रिसिटी सभी के घर में चलता है, इट इज नॉट अगेन इंफीरियर गुड. केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है इट इज नॉट इंफीरियर गुड, बिकॉज ये दाम महंगे चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सस्ते मिलते हैं. और these are basically used as an I think it will be wrong if I say it's inferior good because यहाँ पे इनका इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो केरोसिन इज द थिंग जो कि इनकम बढ़ेगी तो लोग उसको शिफ्ट करेंगे, कुकिंग गैस की तरफ जाएंगे. सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. लेट मी सी द आंसर. आई थिंक ए शुड बी द आंसर. दिस, यस, ए इज द आंसर. Pareto optimality in production is gained in which of the following conditions? Pareto optimality in production function is basically जहां पे आपका the two isochords are tangent. Two isochords are tangent where we have the marginal rate of technical substitution of Lk of x is equal to mpl upon mpk, that is equal to del k upon del l, right? And that is further equal to dq upon dl upon dq upon dk. This is all of x further equal to mrts y lk, that is equal to mpl upon mpk is equal to del k upon del l, it is equal to del q upon del l upon dk. So ये सारा का सारा जो है this is basically of y. So दो producers का, दो firms का you have this similar. So that is why I can say it is A. एक बात याद रखिएगा कि there is another way of doing it. So that is called as specialization, optimum degree of specialization. जहां पे ये दोनों प्रोडक्शन में पैरेटो ऑप्टिमलिटी होगा, देयर विल बी ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम फैक्टर इनपुट रिलेशनशिप, ऑप्टिमम डिग्री ऑफ डायरेक्शंस, ऑप्टिमम डिग्री ऑफ मैग्नीट्यूड. जो 7 मार्जिनल कंडीशंस होती हैं इसके अंदर, राइट? सो दिस इज द आंसर. एमआरटीएस एलके नहीं, के एल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है. नहीं, ये वाला नहीं हो सकता है. ये क्यों नहीं हो सकता सर, ये भी मैं बताता हूं. तो सर आप लोग ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे तो इफ आई पुट इट सामने लाइक दिस पी एल अपॉन पी के, और आई फिर राइट इट डब्ल्यू बाई आर, यहाँ पे भी हम ले सकते हैं पी एल अपॉन पी के इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर. देखिए एक बात याद रखिए, जब पैरेटो ऑप्टिमलिटी देख रहे हैं हम प्राइसिंग नहीं देखते हैं. पैरेटो ऑप्टिमलिटी में वी डोंट इग्नोर, वी डोंट कंसिडर द प्राइसेस, बिकॉज पैरेटो ऑप्टिमलिटी इटसेल्फ इज अ पैरेटो ऑप्टिमलिटी, राइट? सो जब हम पैरेटो ऑप्टिमलिटी की बात करते हैं, हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी एज्यूम नहीं करते हैं, राइट? अब जब पैरेटो ऑप्टिमलिटी को परफेक्ट कंपटीशन में देख रहे हैं, तो जो रेड कलर में लिखा है ये चलेगा.
जैसे ही मैंने इनपरफेक्ट कंपटीशन कर दिया तो ये नहीं होगा, बिकॉज इनपरफेक्ट कंपटीशन में जरूरी नहीं है कि दोनों कंज्यूमर सेम प्राइस में कंजम्पशन कर रहे हैं. दैट इज व्हाट द पॉइंट, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी इन टर्म्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन. तो कहने का मतलब है कि द मोमेंट आई हैव इंक्लूड प्राइस ऑफ एल अपॉन प्राइस ऑफ के इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आर इन बोथ द इक्वेशन, इट मींस दैट आई एम कंसीडरिंग पैरेटो ऑप्टिमैलिटी प्लस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. अगर मैं पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की स्टैंडअलोन की बात करूं तो ये नहीं आना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स द फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम. जहां पे फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम के हिसाब से क्या है, ऑल पैरेटो परफेक्ट कॉम्बिनेशन नेसेसरी है फॉर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी. दैट इज व्हाट द पॉइंट, राइट. तो ये समझ में आ जाना चाहिए, आशा करता हूं. नहीं आए तो मुझे जरूर बता देना, नीचे लिखना कमेंट सेक्शन में. द राइट आंसर इज ए. कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था, ये तो हमारे मार्शल साहब हैं, राइट. ओके, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हिक्स आ गया यहाँ पे. रिवील प्रेफरेंस अप्रोच सैमुअल्सन एंड यूटिलिटी रिस्क की चॉइसेस वॉन न्यूमैन, मॉर्जेस्ट्रॉन, सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स, बर्नौलीज यूटिलिटी आ जाएगा वहां पे, एंड जेनसन इनइक्वालिटी आ जाएगा, राइट. तो इसको मैच कर लेते हैं एक बार. तो इट शुड बी सेकंड. पहले सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है. सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ. सी इज आंसर, आई थिंक सो. इसका हिंदी वर्जन भी आएगा पीछे, वहां पे होगा. यस इट इज सी. ओके, which one of the following is the correct concept of natural rating. Rating नहीं है, it is natural rate of unemployment, right. Please make sure that थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. So NRU, natural rate of unemployment, is basically जहां पे we have the full employment, right. दिस इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद फुल एम्प्लॉयमेंट. एक बार ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे एम्प्लॉयमेंट इज जीरो. नो, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कैन नेवर एवर बी जीरो. अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. अनएम्प्लॉयमेंट अगर जीरो हो गया तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबल नहीं है, राइट. सो एनआरयू का मतलब है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज द मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहेगा, और ये होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल दोनों ही रहेंगे इसके अंदर. फ्रिक्शनल का मतलब पीपल हु वुड लाइक टू चेंज देयर जॉब. हमेशा ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि अपना जॉब चेंज करना चाहेंगे, राइट. एंड स्ट्रक्चरल बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, मे बी टेक्नोलॉजिकल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल. सो ये होगा, राइट. इनमें से अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि केन्स ने ढूंढा था, सो केन्स फाउंड आउट द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये केन्स ने ढूंढा था, राइट. इसको भी याद रखिएगा, केन्स के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ द साइक्लिकल रीजंस और सीजनल रीजंस. सो ये दोनों जब हम फिलिप्स कप बनाते हैं तो दिस इज द नायरू. नायरू पे जो ये है, दिस फुल एम्प्लॉयमेंट जो है, जिस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सो आई कैन राइट इट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. अब जैसे ही थोड़ा सा और इधर की तरफ हम जाएंगे या इससे ज्यादा होगा, नेचुरल रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा हो जाएगा, सो वी हैव इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट हियर, राइट. तो दैट इज अगेन समथिंग, जब लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं है तो वहां पे इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट आना शुरू हो जाएगा. तो दिस इज द आंसर, ए शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, इट इज ए. ओके, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ आईएस कर्व, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, राइट. ऑल ऑफ यू वेट फॉर सम टाइम, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फर्स्ट. This is LM, this is IS. Uh, we have excess, यहाँ से मैं जाऊंगा, this is like this, right. This is excess supply of money here, right, and this is excess supply of output, excess supply of output. Similarly इसके नीचे तो यहाँ पे excess supply of output, and LM के नीचे है तो this is the case of excess demand of money, excess demand for money, excess demand for money, LM के नीचे. So this is again excess demand for money, and IS के ऊपर था ये, so this is excess demand of output also, right, output. और ये वाला हो जाएगा excess demand of output, LM के ऊपर है excess supply of money.
सो एरोज बना देते हैं. दिस इज द एरो साइन, दिस इज द एरो साइन एंड दिस इज द एरो साइन. ओके, ये क्या किया है मैंने? दिस इज अ केस, ये है पॉइंट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, सो इसको मैं ए मान लेता हूं. ठीक है, अब आईएस कर्व के ऊपर इस साइड में जब मैं हूं या हम लोग हैं, तो यहां पे है एक्सेस सप्लाई ऑफ आउटपुट, यहां पे यानी कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. जब हम नीचे की तरफ है तो यहां पे है सप्लाई इज लेस देन डिमांड, दैट इज एक्सेस डिमांड ऑफ आउटपुट. तो ये सिर्फ आउटपुट का बताया है मैंने, राइट, यानी कि गुड मार्केट की बात कर रहे हैं. अब जब एलएम मार्केट में है तो एलएम के ऊपर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड वी हैव एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी इज ग्रेटर देन डिमांड फॉर मनी. और नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे सो देयर इज द डिमांड फॉर मनी इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ मनी, राइट, सप्लाई ऑफ मनी. अब ये पूरा समझ लीजिए, ये पूरा पूरा इसमें आपको पूरा कुंजी मिल गया. सो पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ आईएस इंडिकेट द एक्सेस सप्लाई. पॉइंट्स ऑफ लेफ्ट टू द आईएस, देखो लेफ्ट टू द आईएस इंडिकेट द एक्सेस सप्लाई, बिल्कुल गलत. पॉइंट्स टू द राइट ऑफ द एलएम, एलएम ऐसा है राइट मतलब हो गया नीचे की तरफ, एक्सेस डिमांड बिल्कुल सही है. पॉइंट्स टू द राइट ऑफ आईएस का ऊपर की तरफ जाएंगे, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी नहीं, मनी नहीं है, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, इट इज आउटपुट. पॉइंट्स टू द राइट ऑफ आईएस कर्व इंडिकेट एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, डेफिनेटली यस, राइट. तो ये हो गया सही, बी एंड डी. हाउ इज इट? मेरी राइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, ये लो मैंने इंक्लूड किया हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये रहा, ये दिस पार्ट इज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड रिचर्ड फ्रॉन, राइट. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रिचर्ड फ्रॉन, फ्रॉम दैट बुक आई हैव टेकन इट. सो द नेम ऑफ द बुक इज रिचर्ड फ्रॉन. ये मेरी बेसिक यूजी में मैंने पढ़ी थी ये बुक. तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एरो बताया हुआ है कि ये वाली इधर, ये वाला इधर, एरो मूवमेंट कहाँ जाएगा, राइट. सो ऐसा करके मूवमेंट है ये, एंड ये एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, एक्सेस सप्लाई ऑफ आउटपुट. आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन काफी रहेगी. चलिए आगे चलते हैं, ये इसका हिंदी वर्जन है, एक बार देख लीजिएगा. द आंसर इज ए, बी एंड डी वही मैंने आपको टिक करके बताया. ओके, सो मैच द फॉलोइंग क्या है? दिस इज कंजम्पशन, राइट, तो कंजम्पशन के साथ मार्क किया. दिस इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन, राइट. अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहेगा कि कौन सा आईएस है कौन सा एलएम है, राइट. तो यहां से इसको ज्यादा टेंशन मत लो, राइट. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता है कि आईएस जो है वो नेगेटिव स्लोप होगा और एलएम जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, राइट. सो गलती मत करो. और पॉजिटिव स्लोप कैसे होगा, जहां पे आपके पास y यहाँ पे है और i यहाँ पे है, राइट. यानी कि i एज अ फंक्शन ऑफ y जब हम दिखाएंगे तब नेगेटिव होगा. तो चलिए अब देखते हैं, इसको ठीक करते हैं. दैट इज 0.3 y माइनस 160 इज इक्वल टू 20 i. सो इसमें स्लोप क्या है, स्लोप इज दिस, सो दिस इज पॉजिटिव. सो ये हो गया हमारा एलएम कर्व, राइट. और ये वाला अगर मैं इसको लेके चलूं तो दिस इज 0.3y माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 20i, माइनस आगे इधर, अब इस माइनस को इधर की तरफ भेज दीजिए. सो इट इज 150 माइनस 0.3y. अब ये माइनस है यानी कि स्लोप इसका नेगेटिव है. सो दिस इज व्हाट माय आईएस कर्व and this is what my LM curve. So I think I have done it brilliantly. I think I should pat myself. हाँ, बहुत अच्छी तरह से किया है इस क्वेश्चन में. तो कंफ्यूजन बहुत है यहाँ पे. Anyway, so ये वाला जो है this is D should be IS curve and first should be LM curve. So एक बार देख लेते हैं क्या क्या है. 3, 4, 1 and 2. 3, 4, 1 and 2. I think answer should be A. क्या लिखा है आप लोगों ने, right? लेट्स सी आंसर क्या है इसका. अच्छा, हिंदी वर्जन भी है यहाँ पे. ये डी बता रहे हैं मेरे हिसाब से. मैंने क्या लिखा है, एक सेकंड, इन्होंने डी लिखा है. ओके, लेट्स सी दिस. डी कैसे, ए ये तो दोनों ठीक है. सी बता रहे हैं फर्स्ट, तो सी तो फर्स्ट ही है. अच्छा, इन्होंने डी बताया. देखते हैं, इंटरेस्टिंग. 0.3y
-20i माइनस 160 इज इक्वल टू 0। हम लोग नीचे रखते हैं i, ये रखते हैं y, सो i शुड बी फंक्शन, तो यहाँ पे मैंने रखा इसको 0.3y माइनस 160 20i, राइट। सो द स्लोप इज दिस इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो ये lm होना चाहिए। यस, आई एम डेड श्योर दिस इज lm, राइट। और दूसरे वाला जो है दिस इज 0.3y प्लस 20i इज इक्वल टू, नहीं, माइनस 150 0। सो ये आ जाएगा 0.3y माइनस 150 माइनस 20i i 20 150 minus 0.3y, this is minus, so this is is, right? I am dead sure this is correct. The correct answer should be a, it is not d, right? Yes, this is correct. इसका आंसर डी नहीं होगा, राइट। मैंने आपको समझा दिया। कभी भी याद रखिएगा आई एस फंक्शन अगर हमने ऐसे लिखा है तो इट इज आई लेफ्ट हैंड साइड में है एंड दैट इज फंक्शन ऑफ वाई। हालांकि मैं यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज आई इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वाई, याद रखिएगा। क्योंकि जब हमने ये बनाया इसके पीछे 3 ग्राफ और है, ये सिर्फ फाइनल स्लाइड लेके हम चल रहे हैं, राइट। तो आई एंड वाई के बीच में रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट। दैट इज व्हाई आई कैन नॉट से दैट आई इज डिपेंडेंट ऑन वाई और वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल याद रखिएगा, दिस इज द आंसर सही। डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट इज ए। प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट गेट इट, इट इज ए। Okay, in linear programming problem, an optimum solution will be one of the basic feasible solution, one of the feasible solution, one of the basic solution, one of the non-basic solution. क्या है non-basic solution? Basic solutions. Basic solution मतलब decision variables, right? one of the basic नहीं, इसका basic feasible होना चाहिए। feasible नहीं होगा तो कैसे चलेगा, right? Basic basically means the decision variables, right? Feasible basically means all those points that are there in the मतलब जो हमारे पास x and y है उन्हीं का वेरिएबल्स हमें मिलेगा, उन्हीं का। बेसिक वर्ड का मतलब है x and y, फिजिबल का मतलब है x and y का उस कन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन के अंदर आना चाहिए, यानी कि क्लोज बाउंड्री के अंदर आना चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज सी। बेसिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, इट इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यस। Human capital formation can be accelerated by promoting skill development program. Definitely yes. Providing medical and healthcare facility in the, yes, definitely ये भी हो सकता है। Strengthening the hardware and software industry. How hardware and software industry? How that can help you? No, it is not. Human capital formation है। हार्डवेयर तो सब एक ही नहीं हो गया ना, तो इट इज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सो ए एंड बी कोड है क्या? नहीं, डी, ए एंड बी इज अबव, राइट। सो दिस शुड बी आंसर इज डी। Okay. Which is the correct sequence of evolution of society? सबसे पहले आएगा स्लेवरी, राइट। स्लेवरी के बाद आएगा फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म के बाद आएगा कैपिटलिज्म, इसके बाद आएगा कम्युनिज्म या सोशलिज्म, राइट। सो यहाँ पे एक आप लिख सकते हैं कम्युनिज्म, उसके बाद सोशलिज्म, ये आएगा। सो इट इज बी सी डी एंड ए, बी सी डी ए, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी ए, ये वाला आंसर इज सी। कार्ल मार्क्स की थ्योरी के ऊपर भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं उसको, अच्छा लगेगा, आशा करता हूं। The unbalanced growth strategy is based on backward and forward linkages, spread and backwash effect. External internal नहीं, it is the backward and the forward linkages. Unbalanced growth theories. Hirschman. Financial dualism is basically given by Mint. Financial dualism, Benjamin Higgins was technological dualism. Financial dualism is Mint, हाला Mint, right? No, Nux नहीं है, हाला Mint है। Which of the following among the production function will exhibit Hicks and ये same question देखो इस बार आया था। This was the same exactly question जो आया था इस बार 2021 में। So it is Cobb-Douglas production function. Cobb-Douglas production function is basically the case जहाँ पे Hicks neutral is equal to Harrod neutral और इसका elasticity of substitution is equal to 1. Hicks neutral is equal to Harrod neutral, ये भी याद रखिएगा। तो it is the answer is this. ये थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, Arrow, Chenery, Minhas, Solo. This is basically हम लोग नॉर्मल लिखते हैं स्मैक, राइट, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, सोलो पहले आ जाता है। इसको देख के टेंशन मत लेना सर ये कौन सा नया वाला प्रोडक्शन फंक्शन आ गया, ये सिंपल CESE है प्रोडक्शन फंक्शन, राइट।
द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स एफिशिएंसी, देखिए ये एक अच्छा सा पॉइंट है कि मैं आपको बता देता हूँ, ये नया कॉन्सेप्ट अगर बहुत लोगों ने सीखा है, अगर नहीं सीखा तो नया सीख लेंगे। दो पॉइंट याद रखिएगा, एक्स एफिशिएंसी और एक्स इनएफिशिएंसी, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के परस्पर वर्ड्स हैं। अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी एक कंपनी जो है वो 75% एफिशिएंसी पे चलती है और इनएफिशिएंसी हो जाएगी उसकी 25%, ये एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी पता कैसे चलता है? जब तक एलएसी कर्व मिनिमम पॉइंट पे नहीं जाएगी तो ये है उसका ऑप्टिमम कैपेसिटी, ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, राइट। बट मोनोपोलिस्टिक में, सो दे आर बेसिकली हियर। सो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस कैपेसिटी, और ये एक्सेस कैपेसिटी की वजह से देयर इज अ समथिंग कॉल्ड एज इनएफिशिएंसी, एक्स इनएफिशिएंसी। सो व्हाई द वर्ड इज एक्स? एक्स इसलिए है बिकॉज ये वो चीजें दिखाने के लिए हार्वले हार्वे लेविस्टिन ने बोला है, ये एक्स वर्ड वो वर्ड है कि इसमें सभी प्रकार के डिफरेंट इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। सो कहने का मतलब ये है, एक्चुअली में फर्म को यहां होना चाहिए एज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर और रैशनल प्रोड्यूसर, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ सम एक्स रीजंस वो यहां पे है। So that is why it is a inefficiency. So that is why there is a excess capacity. So that is why Levinston is not able to understand what exactly are the factors जिसकी वजह से वो फॉलिंग पोर्शन ऑफ एलएसी में रहता है, वो नीचे वाले पोर्शन में नहीं रहता है, राइट। तो इसको एक्स एफिशिएंसी एक्स इनएफिशिएंसी भी बोलते हैं। सो ये है, जिनको और समझना है तो ये वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है एक यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने पूरा जितना हो सकता है लूसिड लैंग्वेज में लिखा है। X efficiency and X inefficiency are the same concept present in the two ways. While X efficiency indicates what percentage of optimum capacity is the firm presently working is, से जैसे मैंने ये पूरा, क्योंकि मैंने ही लिखा है तो जैसे मैंने बताया आपको वही लिखा हुआ है, ठीक है। is a difference between what could have been actual AC and what presently AC is. So let the former be the potential AC and then let the later be the actual AC, राइट। एक्चुअल एंड पोटेंशियल के बीच में फर्क है, और यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कंपटीशन, पोजिंग, मोनोपोली पावर, लैक ऑफ इंसेंटिव टू डिप्लॉय बेटर एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। सो इसी चक्कर में हार्वे लेविस्टीन ने इसको क्या बोला है, इट्स अ इरैशनल फर्म्स बिहेवियर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एट द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यू कैन जस्ट रीड इट। Yes, all efficiencies are termed as X right here. Maybe there are many factors. So ये सारे factors जो हैं, due to lack of competition, monopoly, lack of incentive, these are all have been termed together as X factor, right? वही है ये चीज. Okay, next. Which among the following is not correctly matched? Golden age, बिल्कुल जॉन रॉबिन्सन जी है. Delta K upon K is equal to delta L upon L. Golden rule of accumulation बिल्कुल सही है. Edmund Phelps. What should we do for others? We should not do for others what we hurt for others. जो हमें पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए, एज पर गोल्डन रूल. स्टडी स्टेट रॉबर्ट सोलो है, बिल्कुल ठीक है. लो इनकम ट्रैप, नो 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 नो, इट्स नेल्सन. इट इज नेल्सन, मैल्थस नहीं है. इट्स डी. ओके ओके फाइन. आई हैव यहाँ पे मैंने छोड़ दिया. अब इसके बाद मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल सेक्शन ले रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है, इतना बोल बोल के ना थक जाता है इंसान. तो मैं अब थोड़ा सा मैथमेटिकल बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी फूड फॉर थॉट चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ये उसी उसी क्वेश्चन पेपर के लास्ट की तरफ ये क्वेश्चंस हैं. सो डिमांड फंक्शन इज गिवन लाइक दिस, कंज्यूमर सरप्लस एट क्यू इज इक्वल टू 25 हमें निकालना है. अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे द डिमांड फंक्शन इज ओनली गिवन, सप्लाई फंक्शन नहीं दे रखा. सप्लाई अगर डिमांड दे रखा होता तो हमें सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई इक्वेट करना होता, क्यू निकालना होता, क्यू के बाद प्राइस निकालना होता, उसके बाद हम लोग आगे जाते. बट अब यहाँ पे सप्लाई फंक्शन नहीं दे रखा तो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले एक काम कीजिए, पी स्टार निकालिए, पी स्टार एंड क्यू स्टार. क्यू स्टार इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 25, पी स्टार निकालते हैं, दैट इज 1/4 क्यू माइनस 1/2. सो इट इज 1/4. क्यू का मतलब माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, क्यू 1/2, दैट इज 1/4 5 स्क्वायर 1/2, ये हो गया, तो इट इज 1/20, राइट. आई सपोज दिस पॉइंट इज क्लियर. मैंने यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं किया होगा. सो इट इज, एक बार देख लेता हूँ, 1/4 क्यू 1/2, नीचे आ गया 25, 5 का स्क्वायर 5 आ गया 120. हाँ सही, राइट. ओके, नाउ दिस इज कंज्यूमर सरप्लस.
डिमांड फंक्शन है 1/4 Q minus 1/2 minus P star Q star, राइट। सो इसको 1/4 बाहर ही रखिए, इसको 1/4 1/Q 1/2। सो इसको सिंपल हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेट करेंगे, ये रहेगा 0.25 और ये रहेगा Q minus 1/2 plus 1 upon minus 1 plus 1/2, ये हो गया। लिमिट्स आएंगे 25 0 माइनस पी स्टार कितना है, इट इज पी स्टार इज 1/20, राइट, इनटू 25, सो इट इज 25 ऊपर चला गया, इट इज 1/4, नीचे चला जाएगा Q माइनस 1/2, राइट, और नीचे है 1/2, सो ये 2 चला जाएगा, 2 ऊपर, राइट, सो 25 0 minus 25 upon 20, so it is 2/4 Q 1/2, 25 1/2 minus 0 1/2 minus 25 upon 2, ये आ जाएगा 1/2 into 5 minus 25/20, so 5/2 minus 25/2, अब देखना पड़ेगा 2.5 क्या है, तो ये आ जाएगा, हाँ देखो 2.5 minus 1.25, this is 1.25, this is answer, right, 66,125, हाँ बिल्कुल सही है, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है तो एक बार दोबारा से इसको चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले व्हाट वी हैव डन इज क्यू स्टार, क्यू दे रखा है, हमें क्यू स्टार दे रखा है, फॉर्मूला क्या है कंज्यूमर सरप्लस का, इट इज दिस, यहाँ पे आएगा क्यू स्टार, ये आएगा डिमांड, राइट, डिमांड आ गया माइनस पी स्टार क्यू स्टार। सबसे पहले हमने पी स्टार निकाला, पी स्टार कैसे निकालेंगे, पी स्टार इज बेसिकली जो ऊपर फंक्शन दे रखा है इसी में से निकाला, तो यहाँ पे Q की वैल्यू डाल दी मैंने 25, सो इट इज 1/4 1/Q 1/2 25 इसमें डाल दीजिए 1/4 25 1/2, इट इज 1/5, ये 5 आ गया और 20 आ गया। अब मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेशन करते समय शो हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए, तो इसलिए मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा इसको, राइट। तो ये यहाँ पे रखा, इसको माइनस में ही रहने दीजिए ऊपर, माइनस, मेरे पहले वाले स्लाइड में राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो वो समझ में नहीं आएगा, तो इट इज माइनस 1/2 और ये 1/4 है। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया कैसे करेंगे, सो Q माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेट करने का, सपोज xn dx किया है तो यह हो जाएगा n x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा हो चलेगा। अब इसको मैंने सॉल्व किया यहाँ पे तो ये हो जाएगा Q 1/2 अपॉन, इसको सॉल्व किया तो नीचे 1/2 आ गया, दैट इज 1/2, सो इट इज 2Q 1/2 और बाहर 4 वैसे ही पड़ा हुआ है। अब ये वाला जो है इसमें हमें लिमिट डालना पड़ेगा, लिमिट मतलब Q की जगह पे 25 Q की जगह पे 0, सो ये करके मैंने आपको लास्ट में दिखा दिया, दैट इज द आंसर, इट इज दिस। अगर ठीक इसके ऊपर प्रोड्यूसर सरप्लस का क्वेश्चन आता तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू P स्टार Q स्टार माइनस दिस Q स्टार, यहाँ पे Q स्टार ही रहेगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सप्लाई फंक्शन, सप्लाई एज अ फंक्शन ऑफ Q, राइट। यस, इसका आंसर नहीं लिखा मैंने, 1.2124 ये होगा, ठीक है। गिवन द डिमांड फंक्शन, दिस डिमांड फंक्शन ये दे रखा है, तो एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू एट ये, सो डिमांड फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन लाइक दिस, सो इट इज P इज इक्वल टू 20 माइनस 2Q, आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व, राइट। चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, चाहे मोनोपोली हो, हमेशा याद रखिएगा कि प्राइस का मतलब ही एवरेज रेवेन्यू होता है, सो एवरेज रेवेन्यू इज दिस। अब Q क्या है, 3 निकालना है, 3 पे है तो 20 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6, इट इज AR इज इक्वल टू 14, राइट, तो AR की वैल्यू आ जाएगी 14। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, सो इट इज बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमें सबसे पहले DTR चाहिए, यानी कि TR अपॉन Q, सो TR का मतलब है इट इज P इंटू Q, P का मतलब है 20 माइनस 2Q, पहले एक बार देख लीजिए कि P जो है एज अ फंक्शन ऑफ Q दे रखा है वो ठीक है, Q लिखिए यहाँ पे,
इसको 20q माइनस 2q स्क्वायर कर दीजिए। नाउ फाइंड आउट mr, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो dq 20q का 20 रह जाएगा माइनस 2 इंटू 2, ये 2 है, ये 2 नीचे आ गया, दिस इज q, सो 20 माइनस 4q, ये mr आ गया। अब यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर देंगे, 20 माइनस 4 इंटू 3 दे रखा है q की वैल्यू, सो 20 माइनस 12 इट इज 8। सो आंसर आना चाहिए ar इज इक्वल टू 14, mr इज इक्वल टू 8। अगेन क्वेश्चन में आंसर गलत है, राइट क्योंकि हमें पहले क्या पूछा है, एवरेज रेवेन्यू, उसके बाद पूछा है मार्जिनल रेवेन्यू। हमारा एवरेज रेवेन्यू 8 नहीं आ रहा है, हमारा एवरेज रेवेन्यू आ रहा है 14, राइट। तो ये पूरा का पूरा उल्टा कर दिया इन्होंने, तो आंसर विल बी 14 एंड 8। प्लीज इसका में कोई गलती नहीं है, डोंट लुक एट दिस एट ए स्केप्टिकल नजर से मत देखना, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है इसलिए। ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लीनियर टू वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन जब होता है, जब व्हेन वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द टू वेरिएबल लीनियर यानी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात हम करते हैं, इस जगह पे टी स्टैटिस्टिक्स का जो स्क्वायर है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, टी स्टैटिस्टिक्स का जो स्क्वायर है, अगर इसको हम स्क्वायर करें दैट इज बेसिकली इक्वल टू द एफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। इसको याद रखिएगा, ये अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैटिस्टिक एंड एफ स्टैटिस्टिक दैट कैन बी डिफाइंड एज टी स्क्वायर वी, जो नीचे वी है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ टी स्क्वायर वी, राइट। इसको अगर मैंने इस तरह लिखा इज इक्वल टू एफ वन वी, ये एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू है। सो ये क्या है, वेयर वी इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो टी स्टैटिस्टिक्स का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज इक्वल टू एफ स्टैटिस्टिक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द डिनोमिनेटर, राइट। तो ये पॉइंट आ जाता है वेयर वी इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द अपर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि ये आ जाता है आपका न्यूमरेटर का, ये आ जाता है डिनोमिनेटर का। सो ये एक यूनिक है, दिस इज ओनली पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगेन इट्स सी विच ऑफ द करेक्ट मॉडल, डिकी फिलर टेस्ट में टाइम सीरीज टेस्ट है ये, और इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लैग मॉडल, तो जो वेरिएबल हम ले रहे हैं उसका डिफरेंसिंग लेके चलते हैं, दैट इज व्हाट वी से, दिस इज द आंसर, राइट। वाई टी इज इक्वल टू लैम्डा वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी, so this is what the formula or the general form of डिकी फिलर टेस्ट डिफरेंसिंग जो होता है। द टर्म बेस्ट, बेस्ट का मतलब है बेसिकली ब्लू, ब्लू का मतलब है बेस्ट एस्टिमेट्स, दैट इज द मिनिमम वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर्स, राइट। और बी एल यू ई, इसका मतलब क्या है, दिस इज द बेसिकली द मिनिमम वेरिएंस, लीनियर, अनबायस्ड एंड एस्टिमेटर्स। सो अनबायस्ड बेसिकली इसका मतलब बेस्ट, मिनिमम वेरिएंस का मतलब है दैट इज देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द बीटा हैट एंड बीटा। अनबायस्ड का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा, राइट। एंड लीनियर का मतलब है दे आर लीनियर इन पैरामीटर्स एंड दैट कैन बी नॉन लीनियर इन वेरिएबल्स, ये एस्टिमेटर्स है। तो दिस इज द मिनिमम वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर्स। याद रखिएगा जब हेटेरोस्केडास्टिसिटी होता है तो ब्लू नहीं होगा, वो सिर्फ ल्यू हो जाएगा, दैट इज नॉट द मिनिमम वेरिएंस बिकॉज वेरिएंस इज नॉट कांस्टेंट देयर। यस ओके, डर्बिन एच टेस्ट इज बेसिकली फॉर ऑटो कोरिलेशन, Goldfeld contest is basically heteroscedasticity, F test overall significance देखने के लिए, Dickey-Fuller, KPSS, ADF, Phyllis Ferron, all stationarity of test, right। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, this is answer, fine। Should I put an end today now here, यहाँ पे shall we, what do you say? Yes. Shall we put an end today now here, or we will meet tomorrow if you want? I think I will be doing maximum 4 or 5 question more, but I think I should leave now, right? We will be following the next part. ये कल मैं इसी से start करूँगा. So from question number 72, 73, I will start from there, right? And then we'll be do beach वाले questions, right? Yes, I would have completed this, but I just recovered, so इसलिए मैं अभी यहाँ पे इतना
ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। आई विल डू दीज थिंग्स, कल कल हो जाएगा, राइट। लेट्स कंप्लीट टिल 75। रहने दीजिए आज। फाइन फाइन। आज फोरम जस्ट सॉरी फॉर दिस, बट आज रहने दीजिए, कल करते हैं इसको, ठीक है, प्लीज। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो। एंड कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आए, प्लीज डू लेट मी नो इन द प्रीवियस वीडियो। जैसे ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो में कमेंट्स जरूर लिख दीजिएगा। एंड बिकॉज टुमारो जब मैं क्लास लेने वाला हूँ, उससे 2 घंटे पहले मैं अपने पुराने वीडियोस के जो भी कमेंट्स हैं उनको जरूर देखता हूँ। यस, डेफिनेटली सोनाली, आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दैट। मुझे जो भी आपका कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा बाय टुमारो 7 PM, कल शाम के 7 बजे तक। आप पूछ लीजिए तो कि मैं जो भी है उसमें से आई कैन टेक इट आउट, राइट। सी यू गाइस, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं पूरे 1.5 घंटे के सेशन में, 1 घंटा 10-15 मिनट के सेशन में, मैंने सिर्फ एक बार आपको बोला डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज डू शेयर इट, राइट। That is the only point, that is the only thing that I can ask from you. Thank you guys, thank you so much.